तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी रूबरू होंगे इस बात से कि अभी बिहार में ज़मीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है ना। तो ज़मीन का सर्वे से जो है क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ये सर्वे कहाँ किया जाएगा और ये सर्वे का फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, क्या है सही पद्धति इस फॉर्म को भरने का, आज की वीडियो में हम ये सारी बातों का जो है डिटेल आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं पूरी बात को विस्तार से। दोस्तों, बिहार में जमीनी विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आए दिन कहीं ना कहीं विवाद देखने को ही मिल जाता है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने जो यह कदम उठाया है सर्वे का, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। इस सर्वे के बाद जो है जिसका ज़मीन है, जिसका हक है, उसको वो ज़मीन उसके नाम पे करके दिया जाएगा। तो इसका प्रोसीजर क्या है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका खामियाजा भी समझते हैं। देखिए, अगर आप अपना स्टेट छोड़ के बाहर हैं, है ना, बाहर स्टेट में कमाने गए हैं, तो आप सर्वे के टाइम पे वहाँ मौजूद रहें। आपके क्षेत्र में जब सर्वे हो तो आप वहाँ पे मौजूद रहे, नहीं तो क्या होगा, आपका ज़मीन कोई और सर्वे करा लेगा और जब किसी और के नाम पे सर्वे हो गया वो ज़मीन, तो वो उस ज़मीन पर दावेदार हो जाएगा, आपकी ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो जब भी आपके क्षेत्र में सर्वे हो आप पता लगाते रहें। तो जब भी सर्वे हो रहा हो आप वहाँ पे मौजूद हो जाए, कुछ टाइम की छुट्टी लें और वहाँ ज़रूर ही जाए और अपने नाम से जो है उसका सर्वे कंप्लीट कराएं, ताकि जो है वो ज़मीन पूरी तरह से आपके नाम कर दिया जाए। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होने वाली है जिनका ज़मीन जमाबंदी में है, जिनका ज़मीन का जो असली मालिक है वो मान लीजिए उनके पिताजी थे या उनके दादा थे या परदादा थे, जो इस दुनिया में अब नहीं है। कुल मिला के जिसके नाम से ज़मीन है वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको जो है थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। उनके लिए थोड़ा प्रोसीजर भी बढ़ जाएगा, उनको वंशावली बनानी पड़ेगी। और आजकल जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहार में शोषण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हर छोटे से छोटे कार्य के लिए जो है हमें हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। हर कोई मुंह खोल के घूस मांगता है। आप वंशावली बनाने जाएंगे तो आपको एक नहीं बल्कि कम से कम 4-5 विजिट करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने की वजह से। समझ रहे हैं? उसमें भी वो बार बार त्रुटियां निकाल के देगी। तो क्या होगा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सबसे पहले तो वंशावली बनाना पड़ेगा, जिसको वंश वृक्ष भी बोला जाता है। तो आपका परदादा का ज़मीन है तो परदादा का नाम, उसके बाद दादा, दादा के नीचे कितने उनके बेटे हैं, उनका कितना अंश है, वो कंप्लीट जो है बनाना पड़ेगा। तो वंशावली किस तरह से बनती है मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पे आके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वंशावली बनाने का प्रक्रिया, आप ऑनलाइन भी वंशावली बना सकते हो। तो मतलब आपको पहला वंशावली बनाना है, उसके बाद जितने भी भाई हैं, है ना, उस ज़मीन के जितने भी दावेदार हैं उनको वहाँ पे मौजूद रहना है, तब जाके जो है आपका सर्वे कंप्लीट होगा। और सर्वे जो है ऐसा नहीं है कि आप गए और हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो गए, जी नहीं। सर्वे कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। आप फॉर्म भरेंगे, हो सकता है 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल भी लग सकता है सर्वे कंप्लीट होने में। बट ये सर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका ज़मीन जमाबंदी में है तो सबसे पहले तो आप वंश वृक्ष बना के उस ज़मीन को जो है बंटवारा कर लीजिए। जितने भाई हैं, अगर 4 भाई हैं तो चारों अपने अपने नाम से उस ज़मीन को फुटा लीजिए। हम समझ रहे हैं? उसके बाद आप लोग जो है अपने अपने नाम का अलग अलग सर्वे करवा लीजिए। ये बहुत ही ईजी होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है अपना आप सर्वे करवा सकते हैं। अगर आप नहीं जाते हैं, 4 भाई है, 4 में से मान लीजिए 3 ही अवेलेबल है, ठीक है, तो हो सकता है उन तीनों में से जो है कोई अपना नाम से सर्वे करा ले आपका ज़मीन, समझ रहे हैं। तो सर्वे के टाइम में आपका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस सर्वे का फ़ायदा ये है कि देखिए, पहले बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि कोई भी किसी के ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाता था, लेकिन अब जो है सर्वे के बाद कोई किसी का ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता। ये मतलब एक तरह से ये जो गैर कानूनी कार्य था ना, कब्जा,
वो हट जाने वाला है, मतलब ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि सर्वे के बाद वो सारा का सारा गवर्नमेंट पद्धति से जो है ना, वो आपका ज़मीन जो है प्रॉपरली ऑफिशियली आपके नाम कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर्वे होने के टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपके क्षेत्र में जो है ना, हर क्षेत्र में सर्वे टीम बिठाया गया है, सर्वे ऑफिसर्स को भेजा जाएगा। तो वहाँ पे जो भी अधिकारी आएगा, वो मान लीजिए कहीं ना कहीं, जैसे कोई सरकारी स्कूल में आपका सर्वे कैंप लगाया जाएगा, तो आपको वहाँ जाना है और एक फॉर्म भरना है, प्रपत्र 2। ठीक है, तो ये फॉर्म नेट पे भी अवेलेबल है, आप नेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है तो, या फिर मार्केट में किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाके आप ले सकते हैं। आप अपने कचहरी में जाके ले सकते हैं, जो कचहरी में जो गुमटीज होती हैं वहाँ से ले सकते हैं। आपका बुक स्टॉल पे भी अवेलेबल हो सकता है ये फॉर्म प्रपत्र 2। तो जो भी कॉस्टिंग होगी 10 रुपया 5 रुपया कॉस्टिंग देके आप वो प्रपत्र 2 फॉर्म लेंगे, 2 प्रति, है ना। 2 पीस फॉर्म भरना है आपको और सही सही से फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के एक शीट पे जो है वो आपको रिसीविंग दे देगा डेट के हिसाब से। वो रिसीविंग आपको रखना है और टाइम टू टाइम आपको चेक करना है। ठीक है, वो रिसीविंग आपका प्रूफ है कि आपने सर्वे फॉर्म भर दिया है, इस डेट को भर दिया है। ठीक है, तो प्रपत्र 2 किस तरह से भरना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि सही तरीके से प्रपत्र 2 कैसे भरना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी प्रपत्र 2 भरने में, तो आपका सर्वे कैंसिल हो सकता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, फिर से फॉर्म भरना पड़ सकता है, हो सकता है बहुत चक्कर लगाने पड़े। तो इसीलिए आप पहले ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से प्रपत्र 2 फॉर्म भरा जाता है, और उसके बाद अपने फॉर्म को प्रॉपरली भर के फिर सबमिट करें। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म भरने के बाद जो हम जमा करेंगे, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, वो जितने भी दावेदार हैं ज़मीन के, उनका आधार कार्ड लगेगा और उसके साथ साथ ज़मीन का जो भी कागजात है वो लगने वाला है। ठीक है, बाकी डिटेल प्रपत्र 2 में क्या क्या भरना है मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो फॉर्म आप भरेंगे। प्रपत्र 2 आप जो है ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे जो है गूगल में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है प्रपत्र 2 PDF फॉर्म। ठीक है, इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आपको पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपको एक PDF मिलेगा प्रपत्र 2 का। इसको सिंपली आप जो है डाउनलोड बटन पे यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसीजर आपको मोबाइल में भी करना है। आप मोबाइल के लिए कुछ अलग प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर है। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है प्रपत्र 2, तो यहाँ से मैं प्रपत्र 2 एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट कर लेंगे और फिर आप मैनुअली इसको फिलअप कर लेंगे। तो अभी मैं इस प्रपत्र 2 को जो है भरने के लिए बताऊँगा कि आप सही तरीके से कैसे भर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के। तो एक बार मैं प्रपत्र 2 आपको PDF ओपन करके दिखा दे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आपको प्रपत्र 2 देखने को मिलेगा, और इस फॉर्म को जो है आप बहुत ही सावधानीपूर्वक भरेंगे, अभी जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये है प्रपत्र 2। मैंने बहुत कोशिश किया है थोड़ा सा इमेज को क्लियर लेने के लिए, क्योंकि मैंने नेट पे देखा जितने भी मुझे इमेजेस मिल रहे हैं ऑलमोस्ट जो है ब्लर ही दिख रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम आ रही है इसके अंकों की। कोई बात नहीं, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रपत्र 2 देखे नियम 6 उपनियम 1, रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा पत्र है जिसमें जो है रैयत मतलब जिसका ज़मीन है वो घोषणा कर रहा है कि ये ज़मीन हमारा है। ठीक है ना, इस ज़मीन पे वो दावा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। तो आपका ग्राम कौन सा है वो यहाँ पे ग्राम लिख देंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपका ग्राम जो है मान लीजिए महेशपुर है, तो यहाँ पे आप जो है अपना ग्राम महेशपुर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर डाला हुआ है। तो थाना नंबर आपको कैसे पता चलेगा, आपको मैं बता दूं, आपका थाना नंबर जो आपके ज़मीन का कागजात है उस पर लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद हल्का नंबर, ये भी आपके ज़मीन के कागजात पे ही मिल जाएगा। थाना, पुलिस थाना क्या है ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, तो आप पुलिस थाना लिख देंगे। नहीं पता है तो आपके ज़मीन के कागजात पे वो भी मिलेगा। अंचल भी आपके ज़मीन के कागजात पे मिलेगा, आप यहाँ से अंचल देख के लिख सकते हैं, और आपका ज़िला। ठीक है, तो प्रॉपरली इसको आपको साफ साफ भर देना है।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम कॉलम्स में आते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो है आपका रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए एक ज़मीन पे आप 4 भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतने सारे जो कॉलम्स दिए हुए हैं ना, इसमें आपको चारों भाई का नाम लिखना। तो लिखना कैसे है, मान लीजिए सबसे पहला भाई है रमेश कुमार। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे रमेश कुमार। अगर रमेश कुमार का पुत्र या पुत्री कोई है तो वहाँ पे अंश लिखेंगे, रमेश कुमार के नीचे अंश लिखेंगे। अंश लिखने के बाजू में उस अंश का नाम, मतलब उसके बच्चे का नाम लिखना है, रमेश कुमार। ठीक है, उसके बाद जो है रमेश के बाद मान लीजिए अगला भाई है सुरेश कुमार, तो सेम रमेश कुमार की तरह सुरेश कुमार का भी भरना है। आगे जो भी होगा उन सभी का नाम उस तरह से भरना है। अब आखिरी में आप क्या लिखेंगे, आप रमेश सुरेश सभी भाई के जो पिता हैं वो तो एक ही होंगे, जितने भी हिस्सेदार हैं उनके पिता एक ही होंगे, तो उनका नाम लिखना है। तो नीचे पिता और आगे उनका नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखिए स्थाई पता, तो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है वहाँ का स्थाई पता आपको सही सही भरना है। उसके बाद खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, ये सारी चीज़ें आपको आपके ज़मीन पे ज़मीन के कागजात पे दिख जाएगा। खेसरा नंबर, खाता नंबर, रकबा मतलब कि कितना ज़मीन है, जैसे कि मान लीजिए 1 एकड़ 4 डिसमिल, तो उस हिसाब से आप ए और 4 डिसमिल का, ठीक है ना, ये प्रॉपरली लिखेंगे। चौहद्दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भी बहुत ध्यान से भरेंगे। आप ज़मीन का चौहद्दी देंगे कि मान लीजिए आपका ज़मीन है, ज़मीन के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके ज़मीन के पूर्व में सतीश कुमार है। ठीक है, पूर्व में आपने लिखा सतीश, तो पूर्व सतीश। पश्चिम में रोड है तो पश्चिम में रोड लिखना है। उत्तर में सुखदेव है तो उत्तर में सुखदेव लिख दिया, है ना। दक्षिण में मंदिर है तो आप दक्षिण में मंदिर लिख दीजिए। तो इस तरह से जो है आप अपना चौहद्दी देंगे। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या आपके ज़मीन का जो जमाबंदी है उस पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम जो है इसमें लिखा हुआ है भूमि पर दावा का अधिकार यथा उत्तराधिकार या दान या क्रय या बंदोबस्त या अन्य, मतलब कि यह ज़मीन किस प्रकार का है, ठीक है ना। आप उस ज़मीन के उत्तराधिकार हैं, या यह ज़मीन आपको दान में मिला है, या यह ज़मीन आपने किसी से ख़रीदा है, या फिर यह ज़मीन बंदोबस्त ज़मीन है, या कोई अन्य प्रकार है इस ज़मीन का। तो जो भी आपका ज़मीन का प्रकार होगा आप नीचे लिखेंगे। जैसे कि आप उत्तराधिकार हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे यथा उत्तराधिकार। अगर दान में मिला है तो आप लिखेंगे दान, बंदोबस्त है तो आप बंदोबस्त लिखेंगे, क्रय है तो आप क्रय लिखेंगे, अन्य है तो अन्य लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है आप प्रॉपरली जो है अपना यह प्रपत्र 2 को फिलअप करेंगे। ठीक है, अभियुक्त अगर कोई है, ठीक है, तो भरना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है एज इट इज़। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह से जो है आप प्रपत्र 2 को भर सकते हैं प्रॉपरली। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।